नमस्कारम। क्या हाल है आप सभी के? तो 3 से 4 क्लास हमारी ज्योग्राफी की हो गई हैं, इकोनॉमिक्स की भी हो गई है, पॉलिटी पूरी सी खत्म हो गई है, हिस्ट्री भी पूरी सी खत्म हो गई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो क्लास के बाद आज थोड़ा सा बोरिंग सा डे था, तो स्टार्ट करते हैं। अभी टेस्ट सीरीज लगाते हैं, जो 2000 क्वेश्चन को जी सीरीज शुरू की है मैंने, उसका पार्ट 2 है आज। चलो, थोड़ा आपका रिवीज चेक भी हो जाएगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, कमेंट करना। दर्द नहीं होता है कमेंट करने में, हाथों में होता है क्या? होता होगा भाई, तभी तो कमेंट नहीं करते आप लोग। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है? पूरी पृथ्वी पर भारत का हिस्सा कितना है? जो भारत का क्षेत्रफल है कितना है? 1.50% है, 2.40% है, 3.40% है, 16% है। तो कितना आंसर है? 2.40। अगर ऐसे नहीं पूछे, अगर ये नहीं पूछे 2.40, तो भारत का कुल क्षेत्रफल अपने आप में कितना है? 32,87,000। हाँ, 32.8 पूछ लेता है वो, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। चलो, सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना? भारतीय मानक समय रेखा को निर्धारित करने वाला देशांतर कितना है? कल मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया है आपको, ज्योग्राफी की बेसिक बेसिक ज्योग्राफी में। 97 डिग्री 30 अंश, 90 डिग्री, या 82 डिग्री 30 अंश है, नन ऑफ 30। बताइए। और सबको पता है कि भारतीय मानक से समय रेखा कहाँ से गुजरती है और कौन कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताओ, कौन सा आंसर है इसका? सी होगा, 82 डिग्री एंड 30 मिनट। 82, हाँ, अच्छा, 82 डिग्री 30 अंश। ठीक है। ये कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से, इसको प्रयागराज बोलते हैं, नैनी। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। राज्यों के नाम सबको होने चाहिए, क्योंकि इसी क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन वो बना लेता है। यूपी, एमपी, यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, और आपका आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है। ये कई बारी मैंने आपको खूब अब तो रटे, अब तो इससे ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। इसका कॉन्सेप्ट भी बता दिया मैंने, ये क्वेश्चन रट जाना चाहिए बिल्कुल अब तो। ठीक है। चलो, तीसरा, कौन सा देश भारत के क्षेत्रफल से बड़ा नहीं है? क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि भारत के क्षेत्रफल से बड़ा नहीं है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा कि भारत कौन से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से नंबर पर आता है? तो उस दिन तो मैंने जब क्लास चल रही थी तो बताया था 7वें नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है? 7वें नंबर पर। अब आपको एक क्वेश्चन पूछ लेगा, बताओ, ऐसे क्वेश्चन में ब्रीफ करके, क्या रूस से या ब्राजील से या कनाडा से या फ्रांस से? आंसर क्या रहेगा? फ्रांस। थोड़ा सा बताओ मुझे कि कौन भारत से 6 देश जो हैं, वो क्रम में बताओ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले रूस, रूस का सबसे बड़ा है। उसके बाद कनाडा, कनाडा के बाद कौन सा है? यूएसए, यूएसए के बाद चाइना, चाइना के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, देन आपका कौन आएगा? इंडिया आएगा। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वां इंडिया। ठीक है। एक क्रम से याद रखना है। भारत से 6 देश हैं क्रम से, उसके बाद भारत का नंबर आता है क्षेत्रफल में 7वां। ये ना, मैं जो टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ, ये रिग्रेसिव रिवीजन हो जाएगा आपका थ्योरी और टेस्ट सीरीज पढ़ने के बाद में। चौथा क्वेश्चन कौन सा है? भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तटीय सीमा वाले राज्य। मैंने 4 से 5 राज्य कराए थे आपको, स्पेशली क्वेश्चन इसीलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है। बताओ कौन सा है सबसे ज्यादा समुद्र से सबसे ज्यादा सीमा लंबाई में कौन से भारतीय राज्य की लगती है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। किसकी लगती है? तो गुजरात की। ठीक है। पांचवा, एड आदम का पुल, इसको क्या कहते हैं? एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज। आदम का पुल कौन से 2 देशों के बीच में स्थित है? मैंने उस दिन खाड़ी भी बताई थी ज्योग्राफी वाली क्लास में, और कौन सा स्टेट है वो भी बताया था, और कौन सी ओशन में पड़ता है आपको ये भी बताना पड़ेगा। बताओ, भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, या भारत और म्यांमार? तो कौन सा आंसर है इसका? भारत और श्रीलंका। ठीक है। यही है क्या? पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट यही है क्या? मन्नार की खाड़ी, मन्नार की। ठीक है।
ये चीजें आपको याद रखनी है प्लीज। कहीं पाक स्टेट लगा दो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये मत कर देना। भारत और म्यांमार ये क्या है, यहाँ जो कौन सा भारत म्यांमार और चाइना के बीच में कौन सा दर्रा है, दिफू दर्रा। कल मैंने जो क्लास ली थी आपको, दिफू पास ट्राई जंक्शन है, ठीक। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन गुजरती है, रेड क्लिफ लाइन गुजरती है, ठीक है। ओके, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, आपको तीनों मैंने सीमाएं बताई थी। तो पहले ये पढ़ो, 2.02 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, या फिर 200 नॉटिकल माइल। समुद्री मील को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल। तो 200 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील। बताओ कौन सा आंसर रहेगा इसमें। स्पेशली मैंने मेंशन किया था कि भाई तीनों आपको जो दूरियां हैं वो याद रखनी है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होता है, कोई बताएगा मुझे कितना होता है। तो पहले आंसर देख लेते हैं इसका। अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ होता है, EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो कितना होता है, 200 नॉटिकल माइल। और बेस लाइन कितनी होती है, ये क्या है, आंसर कितना होगा, 200 नॉटिकल माइल। 12 समुद्री मील क्या है, ये बेस लाइन है, प्रादेशिक सीमा है। और 24 समुद्री माइल क्या है, ये संलग्न क्षेत्र है, कॉन्टिजियस जोन है, ठीक है, समझ आ रहा है ना। और एक नॉटिकल माइल इक्वल टू कितना होता है, 1.82 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर होता है, ठीक। चलो 7वां क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है। म्यांमार से भारत के 4 राज्य लगते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर या अरुणाचल। अब बताओ कौन सा लगता है, बताओ। मिजोरम, मणिपुर। देखो म्यांमार आपको पता है लास्ट में है भारत, जैसे ये भारत के 7 सिस्टर स्टेट्स हैं। जस्ट ए सेकंड, ये भारत के 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, यहाँ कहीं आपका म्यांमार है, यहाँ इस तरह का म्यांमार है। तो देखो 4 राज्य हैं, ये अरुणाचल हो गया, ये नागालैंड, नमामि से बताया था मैंने, ये नागालैंड हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद मणिपुर हो गया, और उसके बाद मिजोरम हो गया। तो 4 राज्य रट जाएंगे ना इस मैप से। ये हो गया म्यांमार भाई, ये हो गया म्यांमार। इससे 4 राज्य लग रहे हैं, अरुणाचल लग रहा है, नागालैंड लग रहा है, मणिपुर लग रहा है, मिजोरम लग रहा है। त्रिपुरा कहाँ है, त्रिपुरा यहाँ है, त्रिपुरा यहाँ है। तो त्रिपुरा कहाँ ही लगेगा, आंसर क्या होगा इसका, त्रिपुरा, ठीक। अब इसको मत भूलना, कोई ट्रिक से याद कर लो, कोई एक्रोनिम बना लो, ठीक है। चलो 8वां, हिंद महासागर के तट पर स्थित सर्वाधिक लंबाई वाला देश कौन सा है। हिंद महासागर के जो कोस्ट लाइन से लगे देश हैं, उसकी कौन सा देश की सर्वाधिक लंबाई जाता है तटों में। पाकिस्तान की है, भारत की है, श्रीलंका की है, म्यांमार की है, बताओ आंसर क्या होगा। अरे भारत की ही लगी है भाई सबसे ज्यादा। चलो 9वां, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है। योजना आयोग, सीएसओ का मतलब समझ रहे हो क्या, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है, ये है। और एनएसएसओ का मतलब क्या है, आरबीआई के भारतीय रिजर्व बैंक। एनएसएसओ का मतलब क्या है, राष्ट्रीय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय नमूना नेशनल सैंपल सर्वेक्षण संगठन, ठीक है। तो अब बताओ राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है। एक क्वेश्चन और बताना मुझे कि गरीबी का संकलन कौन करता है, गरीबी के डेटा का आय कौन पब्लिश करता है। ये क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आय का कौन करेगा, सीएसओ करेगा। कितनी बार बताया मैंने। और गरीबी, और उसका गरीबी के डेटा कौन पब्लिश करता है, अरे एकत्रित कौन करता है, एनएसएसओ करता है, ठीक। क्लियर होने चाहिए सीएसओ और एनएसएसओ के बारे में कि मिसमैच कर दो दोनों को, इसको यहां लगा दो और इसको यहां लगा दो, ऐसा मत कर देना। 10वां, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी का मॉडल कैसा है, ओपन है, क्लोज है, मिक्स है, समाजवादी है, कौन सा है।
हमेशा ध्यान रखना, कुछ भी अगार धूर कुछ भी दे दे, आपको आंसर क्या लगाना है, मिश्रित लगाना है। एक क्वेश्चन मैंने और इस पे डिजाइन किया है, वो देखना आप, और क्लियर हो जाएगा। 11वां, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट का कौन पब्लिश करता है? यूएनडीपी, यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। यूएन का मतलब क्या है यहाँ? यूनाइटेड नेशन। आईएमएफ का मतलब क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। और डब्ल्यूबी का मतलब क्या है? वर्ल्ड बैंक। तो यूएनडीपी करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, आपको याद क्या रखना है? आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है और एग्जाम टाइम पे आपको ये भी याद रखना है कि भारत का रैंकिंग कौन सी है यूएनडीपी में। ठीक है, और यूएनडीपी में कौन से मेजरमेंट हैं जिन पे रिपोर्ट पब्लिश करता है? कौन सा है? एक तो इनकम है, एक कौन सा है, दूसरी एजुकेशन है, और तीसरा कौन सा है? इनकम, एजुकेशन और हेल्थ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मानव विकास सूचकांक को कौन पब्लिश करता है? यूएनडीपी करता है। आपको एग्जाम टाइम पे भारत की रैंक याद रखनी है। तीसरी चीज क्या याद रखनी है कि यूएनडीपी कौन से मानकों के तहत बनता है? तो इनकम का डेटा लेता है, एजुकेशन का डेटा लेता है और हेल्थ का डेटा लेता है। ठीक है, उसके बाद भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। देखो और कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा। भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है, जो प्लान्ड इकोनॉमी है, वो कौन से मॉडल पर आधारित है? गांधी के मॉडल पर है, या पूंजीवाद के मॉडल पर है, या समाजवादी के मॉडल पर है, या तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर है? तो ये तीनों ऑप्शन है बहकाने वाले हैं। क्यों कह रहा हूँ? आंसर क्या होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा। कोई कुछ भी दे दे आंसर उसमें, क्वेश्चन में आपको आंसर मिश्रित अर्थव्यवस्था ही बनाना है। इसमें सबका जुगाड़ कर रखा है ये। हाँ, इसमें सरकार का भी हो, कमांड भी है, थोड़ी सी खुली भी है, सॉरी ज्यादा खुली है, कम बंद है। गांधी के भी विचार आधारित है, समाजवाद के भी विचार आधारित है, इसीलिए इसको मिक्स इकोनॉमी कहा है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिक्स इकोनॉमी है। क्लियर? 13वां, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? विकसित है, डेवलपमेंट है, डेवलप है, विकासशील है, डेवलपिंग है, अल्प विकसित है, नॉन डेवलपिंग है, या पिछड़ी हुई है? कौन सी है? कुछ भी हो जाए, अभी भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील ही है, डेवलपिंग है। ठीक, ये वाला आंसर आएगा हमेशा। 14वां क्वेश्चन, पहले तो डेट याद रखेंगे। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी, ये भी आपको याद रखना है। ये तो क्वेश्चन के फॉर्म में है, लेकिन ये उल्टा पूछ लेगा। ये सर्वप्रथम किसने निर्धारित किया? किसने निर्धारित किया भाई? 20 रुपए आय 1867-68 में किसने निर्धारित की? दादा भाई नौरोजी ने। सबको याद है। इनकी बुक का नाम क्या है? द ब्रिटिश रूल, अन ब्रिटिश रूल वाली बुक है इनकी। ठीक है, आर.सी. दत्ता की कौन सी बुक है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। डब्ल्यू हंटर कौन थे? 1882-83 में इनके नाम पे शिक्षा आयोग आया था। शिक्षा आयोग आया था। रानाडे कौन है? महाराष्ट्र के फेमस वकील थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? 1870 में, ये भी याद रखेंगे, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की 1870 में। किसके साथ मिलके? खुद रानाडे थे, प्लस चिपलंकर। उसके बाद में जी वासुदेव ठीक है, प्लस S.H. साठे। भैया क्वेश्चन में जो लिखाया है ना, पूना सार्वजनिक सभा, क्लियर कट आता है, पूछ लेता है हिस्ट्री वाले पोर्शन में। मैं आपको ऑप्शन से करवा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे लिखा रहा हूँ, आपको ये याद रखना है ये वाला। ठीक, क्लियर? आर.सी. दत्ता, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, डब्ल्यू.सी. हंटर 1882-83 में शिक्षा आयोग। दादा भाई को क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इनकी बुक का भी नाम है, ये भी याद रखना। 15वां क्वेश्चन, यह किसका विचार है कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्ति को देना चाहिए? कोट है। किसने कहा ये? अमर्त्य सेन ने, यशवंत सिन्हा ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, मनमोहन सिंह ने?
किसने कहा? अमर्त्य सेन ने। इनकी बुक को भी याद रख लो, 2-3 बुक हैं। द द आइडिया ऑफ जस्टिस, आइडिया ऑफ जस्टिस, ठीक है। ये बुक का भी आपको नाम याद रखना है, ठीक। और एक कौन सा अप्रोच देते हैं? कैपेबिलिटी अप्रोच, क्षमता बढ़ाना, कैपेबिलिटी अप्रोच, ये भी याद रखना है। ये पूछता है क्षमता बढ़ाने वाला जीएस वाले पोर्शन में कि ये बताओ कि कौन से व्यक्ति ने क्षमता बढ़ाने का अप्रोच दिया, कैपेबिलिटी अप्रोच दिया। कैपेबिलिटी अप्रोच क्या है कि ये यही, इसका अर्थ यही तो है इस लाइन का, भाई स्किल देना है व्यक्तियों में, ठीक है। और देखो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस पर आधारित है? कौशल पे ही तो आधारित है, तो स्किल ही तो दे रही है, तो अमर्त्य सेन का ही तो वो विचार है, इसीलिए अमर्त्य सेन को पढ़ा जाता है, ठीक। बंधुआ मजदूरी अधिनियम कब आया? 1970, 1978, 1981 या 2000? तो 1976 में। भारत में छुपी हुई बेरोजगारी का एक नाम और है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, लेटेंट अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? सब अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, कोई नहीं। आंसर क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र। इकोनॉमी में 3 क्षेत्र होते हैं, ठीक है, ऐसे करके समझ लो। पहला क्षेत्र प्राथमिक, दूसरा क्षेत्र द्वितीय, तीसरा क्षेत्र तृतीय। तृतीय क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, जहां से कच्चा माल मिलता है। दूसरे क्षेत्र को विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र, जहां से रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग करा जाता है। और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? जो सेवाएं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, सैनिक, ये सब सेवाएं तो दे रहे हैं। बात समझ आएगी? प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्शियरी सेक्टर क्या है, ठीक है। किस मंत्रालय के द्वारा मिड डे मील योजना प्रारंभ हुई? कब हुई? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पंचायती राज, कोई नहीं। आंसर क्या होगा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। कब करी? 1995 में। अब मुझे ये बताओ कि मानव संसाधन, इसको क्या पहले क्या कहते थे? MHRD, क्या कहते हैं? MHRD। अब MHRD को, इसका नाम खत्म कर दिया गया है। इसका MHRD को क्या बना दिया गया? शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री बना दी गई है। शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री। MHRD को एजुकेशन मिनिस्ट्री से कब नाम रिप्लेस किया? ये बताना है आपको। सन 2020 में। प्लीज ध्यान रखना है इस बात को। अब MHRD नहीं है, अब क्या है? एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो। मिड डे मील योजना कब आई? 1995 को। प्रौढ़ शिक्षा का क्या नाम है? एंड्रोगोगी, जेरेंटोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, या कोई नहीं? क्या नाम है? एंड्रोगोगी, प्रौढ़ शिक्षा, ठीक। जेरेंटोलॉजी क्या है? जो क्या है? जो बुजुर्गों की एज को नापते हैं, बुजुर्गों की एज की स्टडी को करते हैं, जेरेंटोलॉजी। ऑन्टोलॉजी क्या है? जो अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, मतलब दर्शन के, जब अस्तित्व की स्टडी करते हैं दर्शन में, फिलोसफी में, तो उसको क्या कहते हैं? ऑन्टोलॉजी। 20वां क्वेश्चन, 20 सूत्री कार्यक्रम, गरीबी हटाओ कार्यक्रम के तहत कब लाया गया? 1975 में, 77 में, 1972 में, 2000 में? आंसर क्या है? 1975 में। कौन था प्रधानमंत्री? कौन थी प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब आया? भाई संगठित के लिए तो सब कुछ है, लेकिन असंगठित के लिए पहली बार कब आया? 2005 में, 2008 में, 2010 में, 2015 में? तो आंसर क्या होगा? 2008 में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब आया? 2005, 2009, 2008 या 2004? तो 2005, 12 अप्रैल, ठीक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम कब शुरू हुआ? कहाँ से शुरू हुआ? 22 जनवरी 2015 पानीपत, 10 जनवरी 2016 मथुरा, 15 फरवरी 2017 पटना, या कोई नहीं? आंसर क्या होगा? 22 जनवरी 2015 पानीपत से। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू हुआ? 26 जनवरी 2010, 26 जनवरी 1952, 2 अक्टूबर 1952, या कोई नहीं? कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1952। तो ये 24 क्वेश्चन थे भाई, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट 24 क्वेश्चन थे, ठीक है, बताना। चलो छोटी सी वीडियो थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, जय हिंद।